आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ डिस्कशन स्टूडेंट्स इज सेल साइकिल, जिसको हम सेल डिविजन भी बोलते हैं। बहुत इजी और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान देना है बेटा। सबसे पहले सेल साइकिल है क्या चीज़? इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इन विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट फॉर डिवीजन। सेल का साइकिल का मतलब है जो बार बार रिपीट हो। साइकिल वही चीज़ होती है जो रिदमिक रिपीटेशन शो करती है, जैसे ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। माने सेल पैदा हुआ, उसने नया सेल बनाया, ठीक है। तो ये हमारी सेल चैप्टर से भी आती है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक पहले बना हुआ सेल ही नए सेल को पैदा करता है। तो वो प्रोसेस जिससे वो पैदा करता है उसको सेल साइकिल बोलते हैं। उसमें जो इवेंट्स आते हैं वो सेल साइकिल के फेजेस है बेटा। क्या फेजेस है? हमारा इंटरफेज है और डिवाइडिंग फेज है। इंटरफेज का मतलब मान लो यहाँ पे नया सेल पैदा हुआ, तो जितने भी फेजेस बीच में आए उसकी डिवीजन से पहले, वो उसका इंटरफेज है बेटा। यहाँ सेल ने डिवाइड किया तो ये एक सेल डिवीजन हो गई, फिर एक फेज आया, फिर से सेल ने डिवाइड किया, तो ये जो डिवाइडिंग फेज के बीच में फेज था उसको हमने इंटरफेज बोला। दो डिविजन्स के बीच का फेज हमेशा यही रहेगा। पहली सेल डिवीजन, ये सब हुआ, फिर ग्रोथ हुई, फिर से सेल ने डिवाइड हुआ, ये सब हुआ, फिर ग्रोथ हुई, फिर से सेल ने डिवाइड हुआ, ये सब फेज हुआ। तो ये डिवाइडिंग फेज है। हर डिवाइडिंग फेज के बीच में क्या आया बेटा? ये वाला फेज, इसको हम इंटरफेज बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है बेटा? इसमें G0 फेज के बारे में हम बात करेंगे, जिसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। G1 गैप 1, S सिंथेटिक फेज और G2 गैप 2 फेज। ये हमारे इंटरफेज के इवेंट्स है या स्टेप्स है या उसके सब फेजेस है। फिर हमारा दूसरा सेल साइकिल का फेज है बेटा डिवाइडिंग फेज, जिसके अंदर आपका सेल टूटता है। और जब सेल टूटता है बेटा उसके अंदर साइटोकाइनेसिस भी होता है बेटा, उसमें कैरियोकाइनेसिस भी होता है। माने साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी होती है और न्यूक्लियस की भी। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है कि वो बढ़ता है न्यूक्लियस के आसपास। ये जो कैरियोकाइनेसिस है बेटा, ये दो टाइप का हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस को हम बोलते हैं कि ये इक्वेशनल डिवीजन होती है। कहने की बात ये है कि जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होते हैं। उस तरीके के कैरियोकाइनेसिस को हम माइटोसिस बोलते हैं, जो कि यूजुअली सोमैटिक सेल्स में होता है और रिपेयर और रीजनरेशन करने के काम आता है। ओल्ड वर्न आउट सेल्स हमारे मर गए, जो उनकी ऑटोमेटिक सेल डेथ हो गई, तो उनको रीजनरेट करना है, नया सेल चाहिए, या सेल कुछ खराबी होगी उसको रिपेयर करना है तो सेल डिवीजन करनी पड़ेगी। तो ये सब जो सोमैटिक सेल्स में होता है, जनरल बॉडी सेल्स में, वो माइटोसिस की हेल्प से होता है, ठीक है बेटा। अब दूसरी कैरियोकाइनेटिक फेज जो होती है उसको हम बोलते हैं मियोसिस या मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। बेटा इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि इसके अंदर जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। आप देख सकते हो ये दो फेजेस में होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। जब इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है फिर से डिवाइड करता है इक्वेशनली और एंड में 4 डॉटर सेल बनाता है। अगर आप माइटोसिस और मियोसिस को कंपेयर भी करो तो माइटोसिस में एंड में 2 ही डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। और डॉटर सेल ऐसे कि उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ ऑफ द पेरेंट सेल होता है। ऐसी रिडक्शनल डिवीजन बेटा जर्माइनल सेल्स में देखी जाती है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हमें हेल्प करती है। अब देखते हैं बेटा कि ये सेल साइकिल के जो सारे फेजेस हैं, इंटरफेज और डिवाइडिंग फेज, इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बोलते हैं इंटरफेज में वो फेज है जो डिवीजन के बाद आता है, ठीक है। अब डिवीजन के बाद सेल ग्रो करता है बेटा। हमें पता है कि कोई भी नया बच्चा पैदा होता है पहली चीज वो क्या शो करता है? ग्रोथ शो करता है। उसी तरीके से जो सेल पैदा होता है वो भी पहली चीज क्या शो करता है? ग्रोथ शो करता है, ठीक है। अब जब वो ग्रो कर रहा है तो उसको नहीं पता उसको आगे डिवाइड कर रहा है या उसको बस वहीं रुक के एक फिक्स शेप साइज फंक्शन अटेन करके मैच्योर हो जाना है।
ये डिसीजन वो अपना जीवन फेज में लेता है बेटा, जिसको हम गैप 1 फेज बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि चेक पॉइंट 1 है कि वहां पे सेल डिसाइड करता है कि उसको डिवाइड करना है, तो वो अपने आगे जीवन के आगे वाले फेज में जाता है जो कि एस फेज है। अगर उसको डिवाइड नहीं करना है, हमें पता है कि वो अब मैच्योर नहीं होगा, अब वो मैच्योर होगा और अब वो डिवाइड नहीं करेगा, तो बेटा हम उसको G0 फेज में बोलते हैं, वो चला जाता है, जिसको हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फेज है क्विसेंट स्टेज, इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ग्रोथ होगी, बट डिवीजन के एस्पेक्ट में ये फेज ऑफ रेस्ट है। अब सेल डिवाइड नहीं करेगा, अगर वो G0 फेज में है तो वो डिवाइड नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि G0 फेज से वापस सेल जीवन में आ जाता है, अगर ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हो या फिर डिवीजन की रिक्वायरमेंट हो। अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ थी, अब सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे पास प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी था, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी था, जो कि परमानेंट सेल्स की डी डिफरेंशिएशन से बनता है। बेटा वो परमानेंट सेल्स जो फिक्स शेप, साइज, फंक्शन, लोकेशन अटेन कर चुके थे, है ना, फिर भी वो डी डिफरेंशिएट हुए एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाने के लिए, ताकि वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकें। वो वाले जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वो G0 फेज से वापस जीवन में आते हैं कि अब हमें दोबारा डिवाइड करना है। बात समझ में आई? तो G0 फेज एक फेज ऑफ रेस्ट है जो कि आपको वापस जीवन में ला सकता है अगर आपको रिक्वायरमेंट है और आपके पास वैसी फेवरेबल कंडीशंस है। बात समझ में आई? तो हम बोलते हैं कि G0 फेज कौन सा फेज है? एक रेस्ट फेज है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट उसमें सेल डिवाइड नहीं करता, उसमें वो ग्रो करता है और वो डिफरेंशिएट करके मैच्योर कर सकता है या फिर वो वापस जीवन में आ सकता है। उसके पास 2 पाथवे हैं। अगर वो मैच्योर होके डिफरेंशिएट होके मैच्योर होके डेथ की तरफ चला गया तो कभी डिवाइड नहीं करेगा, बट वो डी डिफरेंशिएट करके वापस जीवन में भी आ सकता है और आगे डिवीजन में भी जा सकता है। ये डिसीजन वो जीवन फेज में ही लेता है। जब तक वो श्योर नहीं है उसको आगे डिवाइड करना है या नहीं करना, हम सेल को मानेंगे कि वो G0 फेज में, ठीक है। जैसे ही वो जीवन फेज से अगले फेज में आ गया, माने एस फेज में, तो पक्का हो गया कि अब तो वो 110% डिवाइड करेगा ही करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि जीवन फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ किस लिए हो रही है जीवन फेज में। जीवन फेज में ग्रोथ होती है कि आपका आरएनए बनता है, आपके प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स विच एक्ट एज एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये जो सेल ग्रोथ आपको जीवन फेज में देखने मिलती है, ये एक ऐसी सेल ग्रोथ है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है ये हर सेल में अलग टाइम पीरियड की होती है। जो नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं उनके अंदर ये थोड़ा लंबा होता है और जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उसमें रिलेटिवली थोड़ा छोटा होता है। हम इंटरफेस के लिए भी जनरली बोल सकते हैं कि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं रैपिडली डिवाइड करते हैं, उनके इंटरफेसेस छोटे होते हैं, और जो बहुत टाइम बाद डिवाइड करते हैं, कभी रिपेयर के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए फेज बहुत लंबा होता है, इंटरफेस, जिसमें से जीवन सबसे मैक्सिमम है जहाँ पे ग्रोथ होती है। बात समझ में आई? तो जीवन फेज के 3 पॉइंट आपको याद रखते हैं। एक कि जीवन आपका पोस्ट माइटोटिक फेज है, सेल बनने के बाद, डिवीजन के बाद ग्रोथ शो करता है। ये ग्रोथ का क्या मायने है? दिस ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेल फॉर डीएनए सिंथेसिस, कि आगे जाके वो अपना डीएनए डुप्लीकेट कर सके, उसके लिए वो आरएनए और प्रोटीन बनाता है, ठीक। सेल जीवन से G0 में भी जा सकता है कि अभी उसको डिवाइड नहीं करना, सेल जीवन से S में भी जा सकता है कि उसको डिवाइड करना है और अब वो अपने डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के लिए रेडी है, ठीक। नेक्स्ट फेज जो जीवन के बाद हम स्टडी करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज, एस फेज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है कि डीएनए डुप्लीकेशन कब होती है सेल साइकिल में, एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, एस फेज में। डुप्लीकेशन ना पूछ के रेप्लिकेशन पूछ लिया, ठीक है। क्रोमोसोम मटेरियल कहाँ डुप्लीकेट होता है, न्यूक्लियस में। एस फेज का साइट क्या है, न्यूक्लियस में। डीएनए की कॉपी कहाँ बनती है, एस फेज में। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अब हमें पता है कि डीएनए एक यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन के साथ एसोसिएटेड होता है क्रोमोसोम बनाने के लिए, तो हिस्टोन सिंथेसिस भी कहाँ होगा बेटा,
एस फेज में। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डुप्लीकेशन जो एस फेज में होती है बेटा, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन। ठीक है, सेंट्रियोल जो कि एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है और क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि सब कुछ क्रोमोसोम डीएनए से रिलेटेड एस फेज में हो रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी एस फेज में होगी। बस फर्क इतना है कि डीएनए डुप्लीकेशन न्यूक्लियस में होती है बेटा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है, बट होती एस फेज में ही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एस फेज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला डीएनए डुप्लीकेशन, दूसरा आपकी सेंट्रियोल की जो डुप्लीकेशन है वो भी साइटोप्लाज्म में एस फेज में होती है। हिस्टोन रेप्लिकेशन भी एस फेज में ही होती है। अगर मान लो कोई सेल 2n जेनेटिक मटेरियल का है, इसका मतलब एस फेज में वो 2n से 4n हो जाएगा। तो क्या उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 से डबल हो जाएंगे? क्या वो 92 हो जाएंगे? नहीं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, जो जेनेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास 2n जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट सेल में है तो वो 2n जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल क्रोमैटिड। अगर मेरे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं कि मेरे पास एक क्रोमोसोम 1 है, एक क्रोमोसोम 1 डैश है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 1 डैश के पास सिंगल क्रोमैटिड है। जब वो एस फेज में डुप्लीकेशन शो करते हैं बेटा, तो एस फेज के पास जब उनका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम हो गए। नो, 2 क्रोमोसोम्स दोनों के पास डबल क्रोमैटिड आ जाता है बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटिड हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर वही रहता है, बस कंटेंट डबल हो जाता है। अगर अभी मास की बात करें तो ये, हाँ, मास डबल हो गया, मेरे पास डीएनए डबल हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेरे उतने ही रहे, क्योंकि बस फर्क किस में आया, पहले मेरे पास सिंगल क्रोमैटिड था, अब मेरे पास डबल क्रोमैटिड हो गया है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात, एस फेज में जेनेटिक मटेरियल जब डुप्लीकेट होता है, 2n से 4n बनता है, तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मास, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। व्हाट डुप्लीकेट्स? द क्रोमैटिड डुप्लीकेट्स, और वो 2 क्रोमैटिड का क्रोमोसोम बन जाता है बजाय 1 के। ये मायना है डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एस फेज, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान रखें, क्या डुप्लीकेट करता है? मैटर डुप्लीकेट करता है। डीएनए बनता है नया, बट वो डीएनए क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ाता, वो डीएनए क्या बढ़ाता है? आपका क्रोमोसोम में क्रोमैटिड बढ़ा देता है। अब इसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। ठीक, चलो अब हम बोलते हैं कि एस फेज के बाद वो G2 फेज में जाता है बेटा। G2 फेज गैप 2 फेज होता है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन से जस्ट पहले आता है। क्यों? क्योंकि इस फेज में वो ग्रोथ होती है जहां पे सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है कि चलो ठीक है, कहते हैं ना बुढ़ापे में माँ बाप कहते हैं कि अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको बराबर बराबर जायदाद बांटूंगा। ठीक है, अगर उनके पास एक घर है तो बोलते चलो ठीक है, एक घर को ना 2 हिस्सों में बांट देते हैं, या बराबर बराबर कमरे दे देते हैं दोनों बच्चों को, या एक घर और है हमारे पास प्लॉट, उसकी भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, दोनों बच्चों को बराबर घर देंगे। उसी तरीके से सेल भी ऐसा ही करता है कि मेरे को 2 बच्चे बनाने हैं, दोनों के पास बराबर बराबर कमरे होने चाहिए, घर उतना ही होना चाहिए, मतलब बराबर बराबर सेल ऑर्गेनेली होने चाहिए। तो जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है बेटा, तब वो अपने सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट करता है। वो कौन से फेज में होते हैं बेटा? G2 फेज में। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे क्वेश्चन बनते हैं सेल साइकिल में, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, अब हमारे तीनों फेजेस पूरे हो गए, G1, S और G2, इंक्लूडिंग आपका G0 फेज जब सेल डिवाइड नहीं करता है, ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के बाद बात आती है आपकी डिवीजन फेज की, जिसमें हम बोलते हैं कि पहले भी बात करिए, न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है बेटा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस की डिवीजन को हम बोलते हैं वो माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी। और चाहे वो माइटोसिस है चाहे वो मियोसिस है, जिसकी वजह से एम फेज नाम मिला है, उसमें 4 सब फेजेस होते हैं बेटा। प्रोफेज
मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद होती है साइटोकाइनेसिस, माने डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म डॉटर सेल। अब आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। ठीक है, अभी तक क्लियर है कि सेल साइकिल में वो इवेंट्स आते हैं जिसमें सेल डिवाइड करता है, उसके सीक्वेंस क्या है, फॉर सेल डुप्लीकेशन एंड डिविजन। इंटरफेज दो डिविजन्स के बीच का फेज है। कितने सब फेजेस है उसके, G1 है, S है, G2 है, अगर सेल डिवाइड करता रहता है। अगर सेल डिवाइड नहीं करता तो वो डिवीजन फेज के पास कौन से फेज में चला जाता है, G0 फेज में, जिसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। माइटोसिस कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल। मियोसिस कैसी डिवीजनल है, रिडक्शनल। मियोसिस कौन सी सेल में होता है, जर्माइनल। माइटोसिस कौन सी सेल में होता है, सोमैटिक। न्यूक्लियस की जो डीएनए डुप्लीकेशन है वो कहाँ होती है, एस फेज में। ठीक है, हिस्टोन डुप्लीकेशन एस फेज में, सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन G2 फेज में। सेल डिसाइड कहाँ करता है उसको आगे डिवाइड करना है या नहीं करना, G1 फेज में। ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है, चलो तो आगे डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। नाउ लेट्स लुक एट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस बेटा। हम बोलते हैं चाहे माइटोसिस हो, मियोसिस हो, कैरियोकाइनेसिस माने डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि अगर माइटोसिस से हो रहा है या मियोसिस से हो रहा है, उसमें 4 फेजेस होते हैं बेटा। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। चारों का एक एक की फंक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया रेड में। प्रोफेज में कंडेंसेशन होती है, माने क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। मेटाफेज में कांग्रेशन होती है, माने अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन लाइन होता है। एनाफेज में सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की इनटू क्रोमैटिड्स, माने अगर मेरे पास 8 क्रोमोसोम है तो 8 के 8 स्प्लिट करके 8 क्रोमैटिड बनाते हैं ऊपर, 8 क्रोमैटिड नीचे। और टीलोफेज में क्या होता है कि ये क्रोमैटिड ऊपर वाले ऊपर पहुंच जाते हैं, नीचे वाले नीचे पहुंच जाते हैं पोल्स पर, और इनकी डीकंडेंसेशन होती है इनटू क्रोमैटिन की वापस सेल बन जाए। ठीक है, बेसिक 4 पॉइंट्स जो आपको हर फेज के बारे में मालूम होने चाहिए। मोटी मोटी बात यही है, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता क्या होना चाहिए कि प्रोफेज को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, जिसके अंदर जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करता है, जो कि एक साथ एस्टर कहलाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होनी शुरू होती है, आपका सेंट्रियोल पोल्स पे आ जाता है एस्टर बनाने के लिए, और आपके क्रोमोसोम्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं इस कदर कि जो क्रोमैटिन कंडेंस करता है, पहले वो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम नजर आता है, फिर धीरे धीरे ऐसी कंडेंसेशन होती है कि 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम नजर आने लग जाता है। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज आई कैन अप्रिशिएट क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई प्रोफेज की। अब बात करते हैं मेटाफेज की कि मेटाफेज में क्या होता है बेटा। मेटाफेज के अंदर हमारी लीनियर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है सच दैट कि जो आपका सेंट्रोमियर है सारे क्रोमोसोम्स का एक इमेजिनरी लाइन पे लाई करता है, और दे शेयर द सेम लोकस और दे लाई कोलिनियरली। आप देख सकते हो ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, ये बताती है कि सारे क्रोमोसोम्स एक सीधी लाइन में अरेंज्ड हैं। इसको कांग्रेशन बोलते हैं, और इस वजह से ये फेज बेस्ट फेज है क्रोमोसोम स्टडी करने के लिए। और इसी फेज के दौरान आपके जो स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हुए थे प्रोफेज में, वो इतने लंबे हो जाते थे दैट दे अटैच ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रोमोसोम, माने क्रोमोसोम के इस तरफ भी जुड़ते हैं और इस तरफ भी, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, जो प्रोटीन होता है सेंट्रोमियर के आजू बाजू, जिससे ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। इसका मकसद क्या है बेटा, इसका मकसद एनाफेज पूरा करना है। क्या करता है कि जब ये स्पिंडल अटैच हो जाते हैं, ये स्पिंडल बेटा ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, जो कि मूव करने की केपेबल होते हैं, इनके पास मूवमेंट कैपेसिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं। जब ये स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा होता है, तो खिंचाव पैदा होता है, ऊपर वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला नीचे। इस खिंचाव के चक्कर में आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं आधे आधे में। तो एक क्रोमैटिड ऊपर रह गया,
दूसरा क्रोमैटिड नीचे रह गया। अब मेरे पास 2 क्रोमैटिड आ गए एक क्रोमोसोम से, और ये हर एक क्रोमैटिड बेटा एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करता है। स्प्लिटिंग हो गई, ये एक क्रोमैटिड बन गया, ये एक क्रोमैटिड बन गया, ये दोनों एक एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि हमने देखा था अभी इससे पहले वाली डिस्कशन में कि एक रेस्टिंग सेल में जिसमें अभी 2n जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्रोमोसोम किस तरह होता है बेटा, एक सिंगल क्रोमैटिड की तरह होता है। वो तो एस फेज में उसके पास दूसरा क्रोमैटिड आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग की वजह से जो क्रोमैटिड बनते हैं अब ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास 8 क्रोमोसोम्स थे वो स्प्लिट हो गए और 8 क्रोमैटिड्स ऊपर चले गए, 8 क्रोमैटिड्स नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, ये 8 क्रोमैटिड्स कुछ ऊपर चले जाएंगे और 8 क्रोमैटिड्स कुछ नीचे चले जाएंगे ड्यूरिंग टेलोफेज। और जब ये अपने अपनी पोलर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो इनकी डीकंडेंसेशन होगी वापस से इनटू क्रोमैटिन, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएगा, फिर से सेल ऑर्गेनेलीज आने शुरू हो जाएंगे, साइड में फरो बनना शुरू हो जाएगा फॉर स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर बोथ द सेल्स। और दोनों सेल के पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल आ गया। पेरेंट सेल के पास 8 क्रोमोसोम थे, अब डॉटर सेल के पास भी ऊपर 8 क्रोमैटिड है, नीचे 8 क्रोमैटिड है। अब जब डॉटर सेल बनेंगे तो उनके पास भी 8 क्रोमोसोम होंगे। मकसद पूरा माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। इस टेलोफेज के बाद आता है बेटा साइटोकाइनेसिस। देखते हैं। Now let's look at what is cytokinesis. बच्चे, cytokinesis is the division of cytoplasm around nuclei of each daughter cell. जब भी माइटोसिस करने के बाद या मियोसिस करने के बाद हमने डॉटर सेल बनाने हैं, हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल डबल हो गया है, इक्वली डिवाइड हो गया है। अब हमें क्या करना है, उस न्यूक्लियर मटेरियल के आसपास साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना है। अगर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन्स अराउंड द न्यूक्लियस नहीं बनती, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि सेल एक है, साइटोप्लाज्म एक है और उसमें मल्टीपल न्यूक्लिया है। वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिंसाइशियम बोलते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हर तरीके के सेल में, एनिमल सेल या प्लांट सेल, उसमें साइटोकाइनेसिस देखा जाता है। फ़र्क क्या है, मोटे मोटे 2 पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करूँगी। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है वो सेंट्रीपीटल होती है, माने पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाती है। जबकि प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, वो सेंटर से पेरिफेरी में जाती है। आप देख सकते हो सेंटर से पेरिफेरी होती कैसे है बेटा, एनिमल सेल में फरोइंग मेथड्स होती है, फरो बनने शुरू हो जाते हैं, गड्ढे। आपने देखा होगा डायग्राम में, हमने एनाफेज टेलोफेज में दिखाया भी था। ये गड्ढा डीप होता जाता है, इतना डीप होता जाता है कि एक टाइम आता है कि ये इतने बिल्कुल एक दूसरे से सट गए। अब इस टाइम पे क्या होगा, पिंच ऑफ हो जाएगा साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, और इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बन जाएंगे। Likewise बेटा, what helps in the formation of cytoplasm division or new cell membrane and cell wall in plant cell? नया सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनाने के लिए हमारे पास एक सेल प्लेट रहती है। बेटा सेल प्लेट कहाँ से आती है, एक फ्रैग्मोप्लास्ट करके स्ट्रक्चर होता है विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट, जो कि गोल्जी से मिलता है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ गोल्जी। तो गोल्जी का काम क्या है, सिक्रीशन करना। वो एक ऐसा फ्रैग्मोप्लास्ट बनाता है जो कि सेल वॉल मटेरियल सिक्रीट करता है और मिडल मेम्ब्रेन या मिडल लैमेला वाला सब्सटेंस सिक्रीट करता है और सेल प्लेट बनाता है। तो ये सेल प्लेट सेंटर से पेरिफेरी की तरफ भागती है और नया सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट करती रहती है। एक टाइम आता है कि पूरा सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है और एक प्लांट सेल ऊपर बन गया, एक प्लांट सेल नीचे बन गया। और सेल प्लेट इस टाइम पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल लैमेला बिटवीन द सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है कि कैसे होती है एनिमल सेल में, फरोइंग से होती है जी, प्लांट में कैसे होती है, सेल प्लेट से होती है जी। सेल प्लेट का प्रिकर्सर कौन है, फ्रैग्मोप्लास्ट। किससे आता है, गोल्जी से। क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लैमेला। मात्र ये 4 पॉइंट बहुत है साइटोकाइनेसिस के लिए। अब चलते हैं आगे, जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है मियोसिस। लास्टली बेटा लेट्स हैव अ लुक एट मियोसिस, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस एक तरीके का न्यूक्लियर डिवीजन है
कैरियोकाइनेसिस का टाइप है जिसके अंदर पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, क्यों ज़रूरत है हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ करने की? हमें गैमीट फॉर्मेशन करना होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्यों गैमीट हमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट सेल चाहिए? क्योंकि हमें मेंटेन करना है क्रोमोसोम नंबर ओवर जनरेशन। आप समझे बेटा, अगर मेरे पास पेरेंट डिप्लॉयड है 2n और वो हैप्लॉयड गैमीट बना रहा है और उनके गैमीट फ्यूज करते हैं तो ऑफस्प्रिंग डिप्लॉयड बनता है, तो माने ऑफस्प्रिंग और पेरेंट जनरेशन का जो प्लॉइडी लेवल है, माने नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो सेम है। पेरेंट भी डिप्लॉयड है, ऑफस्प्रिंग भी डिप्लॉयड है। हैड इट बीन ऐसा नहीं होता, यू नो, हैड इट बीन ऐसा होता कि मेरे जो गैमीट्स बन रहे हैं वो 2n बनते तो उनका ही फ्यूजन होता, तो ऑफस्प्रिंग का प्लॉइडी लेवल 4n होता। पेरेंट्स 2n, ऑफस्प्रिंग 4n। अगली जनरेशन में ऑफस्प्रिंग कैसे होते? 4n मिलते 8n। तो हर जनरेशन में प्लॉइडी लेवल बदलता रहता, हर जनरेशन में नई स्पीशीज बनती रहती। ऐसा नहीं है, ये क्रोमोसोम नंबर जनरेशन बर जनरेशन सेम रहे उसके लिए फ्यूजन से पहले ही क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है बाय गैमीट फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस बेटा। एक और बहुत खास बात जो मियोसिस में देखी जाती है बच्चे, कि मियोसिस में वेरिएशन आती है। किसकी वजह से आती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है बेटा। एक फिनोमेना है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्या है प्रोफेज 1 मियोसिस 1? बेटा मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो पेरेंट सेल है वो एक बार डिवाइड करता है, 2 डॉटर सेल बनाता है, और ये वाली जो डिवीजन है ये रिडक्शनल होती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कहने की बात है, अगर मान लो 2 क्रोमोसोम है मेरे पास, क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 1 तो पहली डिवीजन के बाद जो 2 सेल बनेंगे उसमें क्रोमोसोम बट जाएंगे। क्रोमोसोम 1 एक सेल के पास चला जाएगा, क्रोमोसोम 1 दूसरे सेल के पास चला जाएगा, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। पेरेंट सेल के पास 2 थे, डॉटर सेल के पास एक ही रहेगा। अब ये जो सेल बने हैं ये साइटोकाइनेसिस से बने हैं। अब जो नेक्स्ट डिवीजन होगी बेटा उसके बीच में इंटरफेज नहीं आएगा, ये सक्सेसिव डिविजन्स होती हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। अब ये जो मियोसिस 2 है ये हर डॉटर सेल शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। मैंने एक का दिखाया है कि जब ये वाला सेल मियोसिस 2 शो करता है तो बिल्कुल सेम एज माइटोसिस है जो हमने अभी पहले पढ़ा, इक्वेशनल डिवीजन। ये भी 2 डॉटर सेल बनाएगा और अब की बार जो ये 2 डॉटर सेल बनाएगा उनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा बेटा। तो जब इसने बनाया, इसके पास एक क्रोमोसोम था, तो इसने बनाया 2 डॉटर सेल, दोनों के पास एक एक क्रोमोसोम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये एक एक क्रोमोसोम कैसे आया? बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, बाय सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जैसा माइटोसिस में होता था। तभी हम बोलते हैं कि जो सेकेंड डिवीजन है मियोसिस की वो सिमिलर टू माइटोसिस है। तो इसका मतलब हमें मियोसिस 2 तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमें माइटोसिस पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होती है, मेटाफेज पे एक लाइन में आ जाते हैं, एनाफेज में क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की वजह से, और टीलोफेज में उनकी वापस से डीकंडेंसेशन हो जाती है, वो क्रोमोसोम बन जाते हैं, सेल बन जाता है, ठीक है। अब ये वाला सेल भी ऐसे ही स्प्लिट होगा और 2 डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस मेरे पास कितने डॉटर सेल आ गए? मेरे पास 4 डॉटर सेल आ गए बेटा, और चारों डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल से हाफ है बेटा। इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन ऑल इन ऑल बोलते हैं, क्योंकि पहली रिडक्शनल है, दूसरी इक्वेशनल है, बट अल्टीमेटली तो जो डॉटर सेल्स बने उनको अगर मैं पेरेंट सेल से कंपेयर करूं तो क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया है ना, इसीलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसके फेजेस भी सेम है जैसे माइटोसिस के होते थे, चाहे वो मियोसिस 1 है चाहे वो मियोसिस 2 है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेजर काम भी वही होते हैं। प्रोफेज आपका प्रिपरेटरी फेज है, मेटाफेज में आपकी अलाइनमेंट होती है, एनाफेज में आपकी सेपरेशन होती है, टीलोफेज में आपकी डीकंडेंसेशन होती है।
सेम चीज मेयोसिस 2 में होगी, प्रोफेज में प्रिपरेटरी होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल ही माइटोसिस जैसा है, मेटाफेज में अलाइनमेंट होगी, एनाफेज में सेपरेशन होगी, टेलोफेज में डीकंडेंसेशन होगी। ठीक है, अब फर्क ये है कि जो प्रोफेज 1 है मेयोसिस 1 का, उसमें 5 सब डिविजन्स है बेटा, और उसमें अलग अलग एक इवेंट होता है जो कि हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? हम बोलते हैं कि उसके जो 5 सब फेजेस है वो है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। देखो इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्रोमोसोम को दिमाग में लेके चलो कि जब क्रोमोसोम लिपटा हुआ था तो लिप्टोटीन, उससे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गए, तो वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम दिखने लग गया, लिपटा हुआ क्रोमोसोम। अब लिप्टोटीन में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स वाला क्रोमोसोम बन गया। अब वो जाइगोटीन में जाएगा तो क्या करेगा बेटा? जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड, उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम बोलते हैं जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगी। 1 के साथ आके बैठ जाएगा, 2 के साथ आके बैठ जाएगा। कौन बिठाते हैं उनको साथ में? बेटा एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और इस जोड़े के बनने को हम बोलते हैं साइनैप्सिस। तो ये 3-4 वर्ड हैं जिससे जाइगोटीन को पहचाना जाता है। साइनैप्सिस किस में होता है? जाइगोटीन में। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? जाइगोटीन में। बाइवेलेंट स्टेज किस में पहली बार देखी जाती है? जाइगोटीन स्टेज में। तो पहले लिपटे हुए थे, लिपटे हुए के बाद फिर वो जाइगोटिक हो गए, 2 साथ में हो गए। उसके बाद वो एक दूसरे में पैक हो गए, देख रहे हो, एक दूसरे में घुस रहे। ये एक दूसरे में पैक होने का क्या मकसद है? वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर करते हैं बेटा, और ऐसा लगता है कि 4 एक साथ है। ठीक, तो टेट्राड स्टेज होती है और पैकीटीन स्टेज बोलते हैं इसको, कि इसमें पैकिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर को हम कियाज्मा बोलते हैं बेटा। वो इस स्टेज में इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखता है जितना अगले स्टेज में दिखता है, जिसका नाम है डिप्लोटीन। इसको हम डिप्लोटीन क्यों बोलते हैं? कि अब जो वो 2 क्रोमोसोम्स थे ना, वो आपस में अलग होना चाहते हैं, दोनों का एक दूसरे से अलगाव है, तू अलग मैं अलग, हम 2 हमारे 2 वाला हिसाब किताब नहीं है, अलग अलग। ठीक, तो अब वो जब अलग अलग होना शुरू होते हैं तो उनके बीच में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूटना शुरू होता है बेटा, एक पॉइंट पर जुड़े रह जाते हैं जहां पर उनका क्रॉसओवर होता है। तो अब वो एक पॉइंट ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आता है, तो कियाज्मा किस में नजर आता है बेटा? डिप्लोटीन में। और जब ये अलग अलग होते हैं ना, तो ये बड़े बड़े बनने की कोशिश करते हैं, अपना अपना इनलार्ज स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई बार जायंट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं एम्फीबियंस में, जिनको हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम कब देखने मिलता है? डिप्लोटीन में। ठीक है, और इंफॉर्मेशन दे दूं, ये फीमेल गैमीट में देखने मिलता है। जब फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होती है एम्फीबियंस में, तब लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स बनते हैं बेटा। डिप्लोटीन के बाद आता है डायाकाइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस माने मूवमेंट। अब वो एक दूसरे से अलग अलग मूव करने लग गए, वो जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे डाया, अब वो काइनेसिस हो गए, एक दूसरे से अलग अलग काइनेटिक मूवमेंट करके हो गए, सेपरेट हो गए, कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है। कैसे होती है? धीरे धीरे आपका ये कियाज्मा मूव करता है, पहले टिप पे आता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टिप पे आने को कियाज्मा को हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्वेश्चन आता है टर्मिनलाइजेशन किस प्रोफेज 1 के स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस का है। हर किसी फेज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेप्टोटीन में आपका 2 सिस्टर क्रोमैटिड कंडेंसेशन होती है, जाइगोटीन में साइनैप्सिस होता है, पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, डिप्लोटीन में कियाज्मा दिखता है, जायंट क्रोमोसोम्स बनते हैं, और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होती है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज हमें पता है क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, एस्ट्रल फाइबर्स बन जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो जाती है। अब हमारे को उनको अरेंज करना है मेटाफेज में।
बेटा हम माइटोसिस में पढ़ते हैं कि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स अपने आप को एक इक्वेटोरियल लाइन में अरेंज करते हैं या प्लेट में अरेंज करते हैं और क्रोमोसोम्स की दोनों साइड पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस है मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 या मियोसिस के मेटाफेज में क्या होता है कि दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती है बेटा, और क्योंकि दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बन रही हैं तो एक प्लेट पे एक ही साइड पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो पाता है, दूसरी प्लेट पे दूसरी साइड पे दोनों साइड पे अटैचमेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब खिंचाव एक ही साइड पे होगा, दूसरी साइड पे तो खिंचाव होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जिस तरफ खिंचाव होगा एनाफेज में उसी तरफ क्रोमोसोम भागेंगे, तो पूरा पूरा क्रोमोसोम एनाफेज में उधर ऊपर चला जाएगा, पूरा पूरा क्रोमोसोम नीचे चला जाएगा। कोई स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हुई जैसे माइटोसिस में होती थी। माइटोसिस में एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता था, क्रोमैटिड्स सेपरेट होते थे। बेटा मियोसिस में क्योंकि एक ही साइड पर स्पिंडल अटैच्ड है, कोई सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं कर रहा, पूरा क्रोमोसोम उठकर ऊपर जा रहा है, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम उठकर नीचे जा रहा है, तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। फरोज आने शुरू हो जाते हैं एंड टेलोफेज इज एज ऑपोजिट टू प्रोफेज कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगता है, स्पिंडल फाइबर बिल्कुल चले जाते हैं, क्रोमैटिन आपका डीकंडेंस होकर क्रोमोसोम से क्रोमैटिन में आ जाता है, आपके सेल ऑर्गेनेलीज भी आने लग जाते हैं और सेल प्रिपेयर्स फॉर साइटोकाइनेसिस। इसके बाद आपके दो डॉटर सेल बन जाते हैं, हर डॉटर सेल के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ईच डॉटर सेल शोज माइटोसिस लाइक डिविजन फॉर्मिंग 2 more daughter cells per cell, total 4 daughter cells with half the number of chromosomes as the parent cell। बहुत आसान है, बस आपको प्रोफेज के फीचर्स याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है कि मियोसिस के मेटाफेज में दो इक्वेटोरियल प्लेन बनते हैं, एक ही साइड पे क्रोमोसोम अटैच होता है, एनाफेज में पूरा पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होता है और टेलोफेज तो सेम है। तो यहाँ पे खत्म हो गया आपकी सेल डिवीजन बेटा, छोटा सा चैप्टर है, क्लियर है।